जाता है। अगर ढेर सारे अंडे एक जगह रख देंगे तो ग्रुप ऑफ सेल्स वो भी हो। देखो, बायो पढ़ने का एक सिंपल रूल है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग अलग रूल होता है। ये तो गजब का टिश्यू है, देखिए कोलेनकाइमा टिश्यू से ही बाहुबली मूवी बना था। सेल तो मोटा रहेगा ही रहेगा, प्लस इसके मोटापा का कारण कौन है? लिग्निन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर चालू करेंगे उस चैप्टर का नाम है टिश्यू। सबसे पहले चीज टिश्यू होता क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या होता है। देखिए, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर परफॉर्मिंग ए पार्टिकुलर फंक्शन। साथ में हैविंग सेम ओरिजिन, हैविंग सेम ओरिजिन एंड सेम स्ट्रक्चर। इज कॉल्ड टिश्यू। चलिए, तो टिश्यू का डेफिनेशन समझ आया, क्या कहते हैं टिश्यू को? ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक। और वो सेल्स का जो ग्रुप है वो सभी मिलके एक साथ एक पार्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। सेकेंड, उन सभी का ओरिजिन सेम होना चाहिए और सबका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। इस केस में उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। अभी ये बात ध्यान रखना है कि ग्रुप ऑफ सेल्स कहने से सिर्फ टिश्यू नहीं हो जाता है। अगर ढेर सारे अंडे एक जगह रख देंगे तो ग्रुप ऑफ सेल्स वो भी हो जाएगा, लेकिन उसे हम लोग टिश्यू नहीं कहेंगे। टिश्यू होने के लिए आपको सभी सेल्स को मिलके एक काम को करना पड़ेगा, प्लस सभी सेल्स का ओरिजिन, मतलब सभी सेल्स कहाँ से बने हैं वो सभी सेल्स एक ही जगह से बनने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ सबका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होना चाहिए, तब जो पूरा ग्रुप जो कहलाएगा वो उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे टिश्यू। टिश्यू समझ आया किसे कहते हैं? सेकंड, हम लोग को पॉइंट याद रखना है, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू किसे कहते हैं? तो स्टडी ऑफ टिश्यू कहते हैं हिस्टोलॉजी को, याद रहेगा। स्टडी ऑफ टिश्यू कहलाता है हिस्टोलॉजी, और स्टडी ऑफ टिश्यू कहलाता है हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी के फादर कौन थे? तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहलाता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हम लोग कहते हैं बाइचट को, याद रहेगा। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहलाते हैं बाइचट। बाइचट क्या थे? तो बाइचट जो थे वो सबसे पहले ये बताए थे कि ऑर्गन्स जो होते हैं वो टिश्यू से बने होते हैं। बाइचट ने सबसे पहले टिश्यू के बारे में बताया था, और साथ में 21 टिश्यूज के बारे में इन्होंने पहले ही जानकारी दी थी। जब उस समय माइक्रोस्कोप नहीं होता था, फिर भी उस समय 21 टिश्यूज के बारे में बाइचट जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया था। इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू को। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, इन दोनों के जो टिश्यूज होते हैं क्या वो सेम होते हैं? तो नहीं, देखने से ही मालूम चलता है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के जो टिश्यू होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। प्लांट के जो टिश्यू होते हैं उनके पास एक खास चीज़ होता है, उनके सेल्स में क्लोरोफिल होता है। जो प्लांट के जो टिश्यू होते हैं उनके सेल्स में क्या होता है? क्लोरोफिल। ये बात समझ आया। और एनिमल टिश्यू में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ठीक ना। एनिमल टिश्यू में क्लोरोफिल नहीं हो सकता है। अभी क्लोरोफिल रहने से क्या हो सकता है या क्या चेंजेस आता है क्लोरोफिल के? सिर्फ मात्र एक केमिकल के रहने से पूरा टिश्यू का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। देखिए, प्लांट टिश्यू के पास क्लोरोफिल है, इसका मतलब प्लांट टिश्यू अपना खाना खुद से बना सकता है। और जब प्लांट टिश्यू अपना खाना खुद से बना सकता है तो इसको सर्च करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब प्लांट अपना खाना खुद बना ही लेगा तो उसको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए इसमें लोकोमोशन नहीं होता है। प्लांट टिश्यू में लोकोमोशन नहीं होता है, ठीक। एनिमल टिश्यू में लोकोमोशन होता है, याद रहेगा।
प्लांट टिश्यू में लोकोमोशन नहीं होता है और एनिमल टिश्यू में लोकोमोशन होता है। पहला बात ये याद रखना है कि प्लांट टिश्यू में क्लोरोफिल होता है, एनिमल टिश्यू में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल इज एब्सेंट, एनिमल टिश्यू में क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। सेकंड बात, क्लोरोफिल रहने की वजह से प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक, लेकिन एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना पाता, इसीलिए एनिमल्स को दौड़ना भागना पड़ता है, इधर से उधर खाना के सर्च में, फूड के सर्च में इधर से उधर जाना होता है। प्लांट के साथ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि प्लांट जो है अपना खाना खुद बना ले रहा है तो उसको लोकोमोशन करने की जरूरत नहीं है, तो प्लांट इधर से उधर नहीं जाता है। ठीक है। प्लस अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, नो जॉइंट्स, प्लांट्स में कोई जॉइंट्स नहीं होते हैं, प्लांट्स में कोई जॉइंट नहीं होता है। ठीक, एनिमल्स के टिश्यूज एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, तो एनिमल के टिश्यू में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, एनिमल के टिश्यू में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के टिश्यू में जॉइंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, और साथ में प्लांट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं इसके पास सेल वॉल होता है, ये और भी एक मेन डिफरेंस है। प्लांट टिश्यू में सेल वॉल होता है और एनिमल टिश्यू में सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट। चलो यहाँ तक समझ आया, एक सेकंड में पॉज करते रहे, उसके बाद इसको उतार लीजिए। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। प्लांट टिश्यूज़ का टाइप हम लोग पहले देखेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो। ठीक, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू में क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक, देखिए प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम लोग के तीन टाइप्स को, प्लांट टिश्यू को हम लोग तीन कैटेगरी में मोटा मोटी डिवाइड करते हैं। मोटा मोटा मतलब ब्रॉडली अगर देखा जाए तो प्लांट टिश्यू को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, प्लांट टिश्यू को कितने कैटेगरी में डिवाइड करना है, तीन कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी होगा मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक, याद रहेगा ये बात, प्लांट टिश्यू में कौन सा पहला कैटेगरी है, मेरिस्टेमेटिक। ठीक, सेकंड जो कैटेगरी है वो है परमानेंट। ठीक, सेकंड लाइन भी याद रहेगा, सेकंड टाइप जो होता है प्लांट टिश्यू में कौन है, परमानेंट। थर्ड जो है वो है प्रोटेक्टिव। थर्ड कौन सा है, प्रोटेक्टिव। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया कि प्लांट टिश्यू में तीन टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट और प्रोटेक्टिव। अब हम लोग आते हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक में आपको मिलेंगे तीन टाइप। मेरिस्टेमेटिक में भी कितने टाइप होंगे, तीन टाइप, जिसमें सबसे पहला आता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ठीक, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक, तीसरा होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। ठीक, ये बात याद करना है आपको सिर्फ अभी कि प्लांट टिश्यू में तीन टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट और प्रोटेक्टिव। और मेरिस्टेमेटिक के अंदर आपको तीन टाइप मिलेंगे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। घबराने की बात नहीं है, अभी हम लोग मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट और प्रोटेक्टिव इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका टाइप्स पहले याद रखते हैं, क्योंकि नाम याद नहीं रहेगा बायो में तो फिर बायो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप बायो में कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट से पहले आपको नाम याद होना चाहिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कौन कौन सा चीज़ मिलेगा पता चल गया। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को भी ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको दो टाइप मिलेगा, एक हो सकता है सिंपल परमानेंट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक, ये चीज़ याद रहेगा। सिंपल परमानेंट के अंदर आपको तीन टाइप मिलेंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और तीसरा आता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आपको दो मिलेंगे, जाइलम और फ्लोएम।
याद रखिएगा, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि जाइलम क्या चीज़ है, फ्लोएम क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बस याद रखना है कि परमानेंट टिश्यू के अंदर दो कैटेगरी होगा, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक। सिंपल परमानेंट में कौन आएगा, पैरेन्काइमा, क्वालेन्काइमा, एस्केलेन्काइमा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में कौन आएगा, तो जाइलम और फ्लोएम। यहाँ तक समझ आया। प्रोटेक्टिव टिश्यू, अब आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में कौन आता है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में आपको मिलेगा, प्रोटेक्टिव टिश्यू में मिलेगा एपिडर्मिस, ठीक। प्रोटेक्टिव टिश्यू में मिलेगा कॉर्क, प्रोटेक्टिव टिश्यू में मिलेगा बार्क, ठीक। प्रोटेक्टिव टिश्यू में आपको पढ़ने को मिलेगा क्यूटिकल, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ने के लिए। हम लोग वन बाय वन सबको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को सबका नाम आपको एक बार याद करना होगा। एटलीस्ट जब नाम याद रखेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे तो पता भी चलेगा कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर बायो में सबसे बड़ा समस्या बच्चों को क्या होता है कि जब वो कॉन्सेप्ट याद करते हैं तो बाद में भूल जाते हैं कि किसके बारे में क्या बात याद किए थे। बातें तो सब याद रहेगा, लेकिन किसके बारे में कौन सा बात याद करना है, कौन सा पॉइंट किसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो सेल डिवीजन कर सकता है। मेरिस्टेमेटिक अपने आप को ग्रोथ कराता है, ठीक है। परमानेंट जो टिश्यू होते हैं वो अपने आप को ग्रोथ नहीं करा सकते हैं, ठीक है। परमानेंट, ठीक। चलो, तो परमानेंट में ग्रोथ नहीं होता है, मेरिस्टेमेटिक में ग्रोथ होता है। तो हमको पहले इन दोनों का नाम याद रहेगा, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे, तब जाके हमको कुछ फ़ायदा भी होगा और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो यहाँ तक समझ आया। फिर से एक बार नाम रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू के अंदर 3 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, प्रोटेक्टिव। मेरिस्टेमेटिक के अंदर आपको 3 तरह के मिलेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, ये भी समझ आया। उसके बाद मिलेगा परमानेंट। परमानेंट के अंदर आपको मिलेंगे 2 टाइप, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। सिंपल परमानेंट के अंदर फिर मिलेंगे 3 टाइप, पैरेन्काइमा, क्वालेन्काइमा, एस्केलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट के अंदर मिलेंगे जाइलम और फ्लोएम, ठीक। उसके बाद आते हैं प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव के अंदर टाइप्स नहीं होते हैं। प्रोटेक्टिव के अंदर हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में, और उसके साथ साथ कॉर्क, बार्क, क्यूटिकल, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब अभी इसको रफ करते हैं और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। देखो, बायो पढ़ने का एक सिंपल रूल है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग अलग रूल होता है। बायो पढ़ने का रूल क्या है कि आप जब भी बायो पढ़े तो पहले नेम पे फोकस करें। अगर आपको नाम बढ़िया से याद हो जाता है तो उसके बारे में जानना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन नाम याद रखना जरूरी होता है। बायो में नेम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। परमानेंट कि क्या क्या इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक के जो सेल्स होते हैं उसमें जो कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। सेल्स कैन डिवाइड, मीन्स सेल डिवीजन इसमें होता है। सेल डिवीजन अकर्स, सेल डिवीजन अकर्स ना, सेल डिवीजन अकर्स, ठीक है। परमानेंट में ये चीज़ नहीं होता। परमानेंट के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते, सेल्स कैन नॉट डिवाइड, ठीक। ये बात हमेशा याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। परमानेंट के सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, जो मेरिस्टेमेटिक के जो सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, उनका एक सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उनके पास सेल वॉल जो होता है वो थीन होता है। सेल वॉल क्या होता है, थीन, ठीक। इनके सेल वॉल्स पतले होते हैं, ठीक है, थीनर होते हैं, तो थीन कह सकते हैं। सेल वॉल जो होता है पतला होता है, ठीक। परमानेंट टिश्यू में सेल वॉल मोटा होता है, सुना, सेल वॉल जो होता है वो आपका मोटा होता है, याद रहेगा।
परमानेंट टिश्यू के सेल वॉल मोटे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, सेल वॉल होते हैं, वो पतले होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे। नेक्स्ट, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है। डेंस मतलब गाढ़ा, साइटोप्लाज्म ज़्यादा बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा गाढ़ा होता है, डेंस होता है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक, इसका साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होता है, इसके जगह पे लार्ज वैक्यूल आ जाता है। परमानेंट में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल हो जाता है, वो डेंस साइटोप्लाज्म नहीं होता, वैक्यूल बड़ा हो जाता है, वैक्यूल स्टोर करता है, तो लिक्विडी सब्सटेंस को या सॉलिड कुछ भी स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा डेंस उसके साइटोप्लाज्म नहीं हो पाते हैं। यहाँ तक समझ आया। ठीक, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस कहता है बड़ा होता है। ठीक ना, क्योंकि सेल डिवीजन करना है तो न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक के अंदर, और इसमें जो होता है स्मॉल न्यूक्लियस होता है। ठीक ना, इसका छोटा सा न्यूक्लियस होता है क्योंकि वैक्यूल जो होता है बड़ा हो जाता है। ठीक ना, यहाँ तक समझ आया। ठीक, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस समझ आया कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। अब आते हैं एक खास स्टेप या खास तरह का सोचिए अगर कि मेरिस्टेमेटिक जो है वो ग्रोथ करेगा। ठीक, ये ग्रो करेगा, लेकिन परमानेंट अगर ग्रो नहीं करेगा तो आपके पास अगर एक परमानेंट टिश्यू है तो ग्रो नहीं करेगा तो नया परमानेंट टिश्यू बनेगा कैसे। सबसे सवाल बड़ी बात है कि अगर आपके पास पहले से एक परमानेंट टिश्यू है तो उससे नया परमानेंट टिश्यू बनेगा कैसे। अगर परमानेंट टिश्यू ग्रो ही नहीं कर सकता है तो परमानेंट टिश्यू में ग्रोथ नहीं होगा, नो ग्रोथ, तो फिर इसमें ग्रोथ नया परमानेंट टिश्यू बनेगा कैसे। तो उसका आंसर है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद जब देखता है कि अब हमको ग्रोथ करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको कोई पार्टिकुलर फंक्शन करना जरूरी है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही एक प्रोसेस होता है, एक खास प्रोसेस से गुजरता है, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। याद रहेगा डिफ्रेंसिएशन क्या चीज़ है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। इस प्रोसेस में होता क्या है, तो इस प्रोसेस में इधर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इधर से जाएगा, रिजल्ट में क्या निकलेगा, परमानेंट टिश्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। परमानेंट टिश्यू समझ आया, परमानेंट टिश्यू ग्रो कैसे करेगा ये समझ आया। उसके लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने आप को बदलेगा, बदल के डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस से गुजरेगा, और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। यहाँ तक समझ आया होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस समझ आया होगा। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो ये मैथ वाला डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ये बायो वाला डिफ्रेंसिएशन है। इस बायो वाला डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, देखिए इसका फंक्शन कोई फिक्स नहीं है, मेरिस्टेमेटिक को बस अनकंट्रोलेबली बिना कंट्रोल के सिर्फ ग्रो करना है। ग्रो करने के बाद जो नया सेल बन रहा है उस सेल को क्या करना है, तो उसका फंक्शन डिसाइड होता है। डिफ्रेंसिएशन में उसका क्या होता है, फंक्शन डिसाइड होता है, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाता है। जैसे ही ये दो चीज़ डिसाइड हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, अब वो केमिकल्स को मदद से करता होगा, प्लांट के अंदर होता होगा कुछ जिसकी वजह से इसका फंक्शन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया, तो अब वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप्स देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप्स क्या क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब हम लोग आए थे तो इसमें हम लोग पहले से अभी आप सबको नाम याद करवा दिया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको 3 तरह के टिश्यू मिलेंगे, जिसमें पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना, अब ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब हुआ कि एपेक्स पे पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, एपेक्स पे, एंड रूट टिप पर। याद रहेगा, मतलब कि जो प्लांट होता है, सपोज कर लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट का जो कहीं ना कहीं एपेक्स होगा, फुनगी जिसको बोलते हैं भोजपुर जिला में, और उसका रूट होगा, तो जो रूट का टिप होगा ये प्लांट हो गया।
ठीक, प्लांट का कहीं ना कहीं टिप ऊपर वाला हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा उसको एपेक्स बोलेंगे, और जो रूट होगा उसके नीचे वाला हिस्सा, ये एपेक्स हो गया ऊपर का हिस्सा, और नीचे हो गया रूट टिप। ठीक, प्लांट दोनों तरफ से ग्रो करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से ग्रो कर रहा है, हम लोग के जैसा नहीं है। प्लांट का पैर भी नीचे से ग्रो कर रहा है, प्लांट का सर भी ऊपर से ग्रो कर रहा है। तो एपेक्स भी ग्रो करेगा, रूट टिप भी ग्रो करेगा, और जहाँ जहाँ ग्रोथ हो रहा है वहाँ वहाँ पे आपको मिलेगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये बात समझ आया? ठीक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलेगा? तो एपेक्स पर मिलेगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलेगा? एपेक्स। एपेक्स का मतलब टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, ऊपर का प्लांट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, वो हो गया आपका एपेक्स। ठीक, जहाँ पे एकदम नया नया कोमल कोमल पत्ता दिखाई देता है वो एपेक्स हो गया। और रूट टिप जो जड़ का सबसे नीचे वाला हिस्सा, वो जमीन के अंदर ग्रो करेगा, ये इस तरह से ग्रो करेगा। इस तरह से कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट को ग्रोथ कराता है, उसका लेंथ बढ़ाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है एक्चुअली कराता क्या है? तो प्राइमरी ग्रोथ कराता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करा रहा है? प्राइमरी ग्रोथ। याद रहेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करा रहा है? प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। ये बात समझ आया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कराएगा? सॉरी, मेरिस्टेमेटिक में भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा। यहाँ तक समझ आया? चलिए, उसके बाद आते हैं कि ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक के बाद था, दूसरा नंबर पे था लेटरल मेरिस्टेमेटिक। दूसरे नंबर पे था लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, याद है सबको नंबर? सबको टाइप्स याद हो चुका है? मेरिस्टेमेटिक के बाद, मेरिस्टेमेटिक के अंदर एपिकल मेरिस्टेमेटिक, उसके बाद है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, देखिए अब ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलेगा? तो प्लांट के साइड वाइज, अगर प्लांट को हम लोग क्रॉस सेक्शन काटे, जैसे ये प्लांट है, इसको काटेंगे तो आपको एक सर्कल जैसा कुछ मिलेगा, और इसमें रिंग्स बने हुए मिलेंगे। ठीक, प्लांट का जो ब्लॉक होता है उसके इस तरह से रिंग्स मिलेंगे। तो ये जो रिंग्स है वो आपको बताते हैं नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ रिंग्स जो होता है वो ईयर बताता है, ठीक ना? ये बात याद रखिए। और ये रिंग्स बनता है किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बनता है। जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे नया रिंग्स बनते जाएगा। ठीक है, समझ आया? और ये जो पेड़ का जो चौड़ाई है, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक जो लेंथ है, इस लेंथ को बोला जाता है गर्थ, मतलब पेड़ का मोटापा। पेड़ का मोटापा, पेड़ का गर्थ मतलब होगा पेड़ का थिकनेस, पेड़ का मोटापा, वो डिपेंड करता है लेटरल पे। अब जैसे जैसे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करेगा, इसका मोटापा और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो मोटापा बढ़ते जाएगा, इसका मतलब है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये क्या करा रहा है? तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कराता है? सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे कुछ कुछ बच्चों में सेकेंडरी ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा फैल जाता है सब, उसी तरह से थोड़ा मोटा हो जाता है। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट को मोटा करता है, बच्चों को नहीं, प्लांट को करता है। ये बात समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब तीसरा जो टिश्यू है उसको समझने से पहले प्लांट के कुछ पार्ट्स को समझना होगा, जैसे कि नोड किसे कहते हैं, इंटर नोड किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए प्लांट का कोई टुकड़ा है, यहाँ से एक पत्ता बाहर निकला, ठीक है, और एक पत्ता यहाँ से बाहर निकला है। तो जहाँ से पत्ता बाहर निकल रहा है उस जगह को बोलते हैं नोड। इस जगह को क्या बोलेंगे? नोड। याद रहेगा, इसको भी क्या बोलेंगे? नोड। लेकिन यहाँ से जो इसके बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग इंटर नोड। ये बात समझ आया? प्लांट का जो लीफ है, तो लीफ जहाँ से भी स्टीम से बाहर निकलेगा उस जगह को बोलेंगे नोड। यहाँ भी नोड, यहाँ भी नोड। ठीक है, ये लीफ हो गया। ठीक, ये लीफ हो गया। लीफ जहाँ पर अटैच है स्टीम से वो जगह कहलाएगा नोड, ये भी जगह कहलाएगा नोड, और इसके बीच में जो जगह है वो जगह कहलाएगा इंटर नोड। अब यहीं पे जो है ना, इस एरिया में आपको मिलेगा इंटर कैलरी। तीसरा जो टिश्यू है, याद होगा नाम, इंटर कैलरी। इंटर कैलरी, ये जो इंटर कैलरी है ये आपको इस जगह पे मिलेगा जहाँ पे पत्ते अटैच होते हैं। ठीक है, इसका क्या काम है? ये पत्तों को मूवमेंट कराता है। इंटर कैलरी जो है वो क्या कराता है? मूवमेंट ऑफ लीव्स। मूवमेंट ऑफ लीव्स। अब बोलिए सर लीफ भी मूव करता है, तो लीफ मूव करेगा तभी ना सन की तरफ इसका ये जो फेस होगा वो सन की तरफ जाएगा, तब ना ज़्यादा से ज़्यादा सन के हीट को ऑब्जर्व करेगा, तब जाके आपको क्या करेगा?
ये फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर पाएगा। तो उसके लिए आप लोग सुने होंगे सूरजमुखी का फूल या पत्ता घूमते रहता है, तो उसको घुमाने उमाने के लिए कौन है, इंट्रा कैलोरी। ये भी ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, ग्रोथ के वजह से ही मूवमेंट कराता है। इंट्रा कैलोरी ग्रो करेगा तो पत्ता को जिधर मूव करना होगा, जिधर पत्ता को फेस करना होगा उधर की ओर ग्रो करके पत्ता को फेस करवाता है। तो आप समझ आया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 टाइप समझ आया कि नहीं आया? ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, इंट्राकैलोरी मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक एपेक्स और रूट टिप पे मिलेगा। लेटरल मेरिस्टेमेटिक गर्थ को बढ़ाता है, पेड़ के मोटापा को बढ़ाता है। ठीक, इंट्राकैलोरी जो है लीव्स को हेल्प करता है मूवमेंट शो करने में, सन की तरफ फेस करने में। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। चलिए, एज यू ऑल नो परमानेंट टिश्यू में सेल्स ग्रोथ नहीं करते हैं, सेल डिवीजन नहीं होता है। इसका मतलब परमानेंट टिश्यू के कुछ ऐसे हिस्से भी होंगे जो डेड हो चुके होंगे। ठीक, अब उस पर आते हैं हम लोग। सबसे पहले परमानेंट टिश्यू में आप लोग को टाइप याद हो चुका है। परमानेंट टिश्यू में आपको सबसे पहले मिलेगा सिंपल, ठीक, और दूसरा मिलेगा कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप के टिश्यू मिलेंगे, सबसे पहले सिंपल, दूसरा मिलेगा कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में किसको कहेंगे, तो पहले इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि सिंपल किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब ऐसा टिश्यू जिसके पास सिर्फ ना एक ही टाइप का सेल्स हो, हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ सेल, हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू उसको बोलते हैं जिसके पास सिर्फ एक टाइप का सेल हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे, हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल। ये बात अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा तरह के सेल्स बने होते हैं। जी हाँ, अब आते हैं सिंपल में। आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, देखिए पैरेन्काइमा में पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स का काम होता है फूड। आपके गार्जियन का सबसे पहला टेंशन होता है, आपके पेरेंट्स का सबसे पहला टेंशन होता है अपने बच्चों को खाना खिलाना। एक दिन नहीं खा के देखिए पेरेंट्स टेंशन में हो जाते हैं। तो पेरेंट्स जो है खाना खिलाने का काम करते हैं। पैरेन्काइमा जो है फूड को स्टोर करने का काम करता है। पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर्स फूड। याद रहेगा, पैरेन्काइमा बायो में टिश्यू में जहाँ भी पैरेन्काइमा मिल जाए समझ जाइए कि वो फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ही याद करने के लिए रहेगा कि पैरेन्काइमा पेरेंट्स है, पेरेंट्स आपके खाने के लिए हमेशा आगे पीछे रहते हैं। ठीक है ना, तो पैरेन्काइमा समझ आया? ठीक, पैरेन्काइमा आपको फूड को स्टोर करने के लिए काम करता है। ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल भी होता है। कुछ पैरेन्काइमा ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, तो उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरेन्काइमा होता है, क्लोरोफिल होता है, तो उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। क्लोरेन्काइमा का मतलब क्या हुआ, तो पैरेन्काइमा हैविंग क्लोरोफिल, पैरेन्काइमा हैविंग क्लोरोफिल इसको क्लोरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब आते हैं हम लोग पैरेन्काइमा के बाद पढ़ेंगे हम लोग कोलेन्काइमा। ये तो गजब का टिश्यू है। देखिए, कोलेन्काइमा टिश्यू से ही बाहुबली मूवी बना था। अब कहेगा कैसे, तो बाहुबली के जीतने के पीछे का कारण था वो लास्ट वाला सीन जिसमें पेड़ जो था, जो तार का पेड़ कुछ था, उसको बेंड करके उसी के हेल्प से बाहुबली जंप मार के चला गया था महल में। तो वो जो बेंड किया था वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बेंड किया था, और वो फ्लेक्सिबिलिटी किसके वजह से आया था, कोलेन्काइमा की वजह से होता है। कोलेन्काइमा का काम ही क्या होता है, फ्लेक्सिबल बनाना, प्लांट को कैसा बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना। याद रहेगा। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है समझिए तो पहले तो डेड होता है। ये क्या है, डेड। ठीक, ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो सीड कोट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सीड कोट। ठीक, जैसे नारियल का ऊपर वाला छिलका हो गया, ठीक, चना उना का जो छिलका हो गया, जो भी बीज होता है उसके ऊपर जो छिलका होता है स्क्लेरेन्काइमा का होता है। ये पूरी तरह से मरा हुआ होता है, इसमें
पानी के प्रति इम्परमेबल हो जाता है, मतलब पानी को अंदर बाहर आने नहीं देगा, पूरी तरह से मरा हुआ रहता है। यहाँ तक समझ आया। अब कहिए सर इसके सेल्स कैसे होते होंगे, पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते होंगे, कोलेनकाइमा के सेल कैसे होते होंगे, एस्केलेनकाइमा के सेल्स कैसे होते होंगे? क्या हम लोग डायग्राम देख के बता पाएंगे कि कौन पैरेन्काइमा है, कौन कोलेनकाइमा है, कौन एस्केलेनकाइमा है? तो देखिए हाँ, बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं उनके बीच में गैप्स होता है। पैरेन्काइमा के सेल्स के बीच में क्या होगा? गैप। ये गैप आपको दिख रहा है, ये किसके बीच की वजह से है? पैरेन्काइमा की वजह से। अब पैरेन्काइमा लिविंग में होता है, फूड स्टोर कर रहा है, तो भाई फूड स्टोर करने वाला जगह लिविंग होना चाहिए, तभी फूड स्टोर होगा, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। मरा हुआ जगह पे, मरा हुआ शरीर में फूड स्टोर होगा तो वो तो फूड खराब हो जाएगा। तो पैरेन्काइमा फूड स्टोर कर रहा है, इसका मतलब वो लिविंग है। लिविंग होने का मतलब है कि इसके जो सेल्स जो होंगे, उसके जो सेल वाल होंगे वो थोड़ा पतले पतले होंगे, और इनके बीच में गैप होगा, सेल वाल के बीच में क्या होगा? गैप होगा, ठीक है। कोलेनकाइमा जो है, कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं, उनके जो सेल वाल होते हैं वो इरेगुलरली थिक होते हैं, हर जगह मोटे मोटे नहीं होंगे, हर जगह उतना ही मोटा नहीं मिलेगा। मतलब इसके जो सेल्स होंगे, यहाँ पे ज़्यादा मोटा होगा, कहीं पे सेल वाल ज़्यादा मोटा होगा, और कहीं पे सेल वाल क्या होगा? पतला पतला। जैसे यहाँ कॉर्नर पे ज़्यादा मोटा हो गया और यहाँ पतला हो गया, फिर यहाँ जाके मोटा हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा? पतला हो गया, ऐसे करके कहीं मोटा कहीं पे पतला। तो कोलेनकाइमा का सेल का खासियत है कि कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, और इसके बीच में गैप इससे कम होगा, इसके तुलना में गैप क्या होगा? इसमें कम होता है। पैरेन्काइमा के तुलना में, पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में कोलेनकाइमा का जो सेल्स होते हैं उनके बीच में गैपिंग जो होता है वो कम होता है। गैपिंग क्या होगा? इसका कम रहेगा। यहाँ तक समझ आया। तीसरा है एस्केलेनकाइमा। एस्केलेनकाइमा में खास तरह का केमिकल होता है लिग्निन। इस लिग्निन के प्रेजेंस होने की वजह से, इस लिग्निन के प्रेजेंस की वजह से जो है ना, इसका सेल वॉल मोटा हो जाता है। इसका सेल वॉल क्या होता है? मोटा हो जाता है, और इसके सेल्स के बीच में किसी तरह का गैप नहीं होता। इसके सेल्स के बीच में किसी तरह का गैप नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह क्या भरा हुआ रहेगा? लिग्निन भर जाता है, और लिग्निन भर भर के इसको गैप को ख़त्म कर देता है। और प्लस ये मर चुका होता है, तो इसको किसी चीज़ का जरूरत भी नहीं रहता है। तो इसीलिए आपका एस्केलेनकाइमा के चारों साइड जो सेल वाल होते हैं वो सब मोटा मोटा सेल वाल होगा। इसका सेल वाल पूरा क्या होगा? मोटा मोटा रहेगा, ठीक। और साथ में आपको सेल वाल तो मोटा रहेगा ही रहेगा, प्लस इसके मोटापा का कारण कौन है? लिग्निन। एस्केलेनकाइमा के सेल वाल का मोटा होने का कारण कौन है? लिग्निन। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे।